matters, he's going with Najib's family in this to court, so he can. I hope Akbar can explain more about the legal issues. साथियों, मैं अपना बात जिस बात से शुरू करना चाहता हूँ, वो जब मैं नया कैंपस के अंदर आया था तो शुरुआती क्लास में SIS में MA कर रहा था। निवेदिता मेनन नाम की एक टीचर थी और हम लोग जब शुरू में कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो कई सारे लोगों ने कहा कि निवेदिता का कोर्स ज़रूर लेना, वो बहुत अच्छा कोर्स होता है। और शुरुआती क्लास में उन्होंने एक बात हमें बोली और मैं कई जगह बोल चुका हूँ, आज फिर से रिपीट करना चाहता हूँ और मैं कंट्रास्ट करना चाहता हूँ उसको मेरे कल के अनुभव से। कल मैं दिल्ली हाई कोर्ट में खड़ा हुआ था और एक मंच सा बना हुआ था, 3 पेडेस्टल थे। पहले पेडेस्टल के ऊपर मैंने बैग रखा हुआ था और चाय का कप था और कोई आदमी आके मुझसे बोला, ये हटा लीजिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने पूछा अचानक से कि क्या हो गया, और फिर मैंने देखा कि वो पेडेस्टल के ऊपर क्या है। तो उस पेडेस्टल के ऊपर एक लंबा सा पोल था और ऊपर तिरंगा झंडा बना हुआ था। वो एक परिभाषा जो कल वो व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट में राष्ट्र की मुझे सिखाने का प्रयास कर रहा था कि झंडे के नीचे जो 3 पेडेस्टल है उसके ऊपर आपने चाय का कप और बैग कैसे रख दिया, हाउ डेयर यू कैन डू दिस। और मैंने उनसे कहा, भाई सॉरी, गलती हो गई, मैंने अपना बैग हटा लिया। लेकिन उसी वक्त मुझे याद आता है कि राष्ट्र की एक परिभाषा निवेदिता मेनन ने भी मुझे सिखाई थी। उन्होंने मुझे हमारी क्लास में एग्जाम्पल दिया था, एक नेपाली पत्रिका है, नेपाली पत्रिका के जो प्रथम पृष्ठ है उसके ऊपर एक मैप होता है, जिस मैप में श्रीलंका ऊपर है और कश्मीर नीचे है। और उसे देखने के बाद कई लोग चौंकते हैं कि आपने तो इंडिया का नक्शा उल्टा छाप दिया है भाई। कई लोगों ने सवाल किया और पहली बार हम लोग भी चौंके जब उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जो रिप्लाई एडिटर ने दिया, एडिटर ने कहा, अगर दुनिया गोल है और ग्लोब गोल है तो कश्मीर हमेशा ऊपर ही कैसे है, ये श्रीलंका हमेशा नीचे ही कैसे है, अमेरिका इतना बड़ा ही कैसे है और हिंदुस्तान इतना छोटा ही कैसे है। ये तमाम तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। तो निवेदिता मेनन की उस राष्ट्र की परिभाषा में हमने पहली बार सीखा कि जो मैप बनाने की राजनीति है, जो मैप को प्रोजेक्ट करने की राजनीति है, वो भी एक प्रकार की राजनीति होती है। और पहली बार राष्ट्र की वो तमाम परिभाषाएं जो हमारे जहन में भरी जाती हैं। जब आजकल साबरमती में रहता हूँ, सुबह सुबह उठने पर JNU के बीच में केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे गायत्री मंत्र आपको रोज सुबह सुनाई पड़ता है। मैं भी केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ और मुझे याद है कि हमें सिखाया गया था कि सड़क के पार हमारी गाड़ी उतारती थी और जब वो लेट हो जाती थी और राष्ट्रगान हो रहा होता था तो हम लोग सड़क के दूसरी तरफ ही खड़े हो जाते थे और हम मूव नहीं करते थे। और हमें लगता था कि गेट से आने वाली वो जो आवाज़ है वो जब तक रुक नहीं जाती है तब तक हमको ये सड़क क्रॉस नहीं कर देनी है, और अगर हम ये कर देंगे तो ये राष्ट्र का अपमान हो जाएगा। और ये वर्षों मैंने सीखा और वर्षों पूरी अनुशासनता के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में उसको फॉलो किया। लेकिन जब JNU कैंपस के अंदर हम आते हैं, जब आपको मौका मिलता है न सिर्फ निवेदिता मेनन जिनको अभी एक नोटिस मिला, उस तरह के तमाम टीचर्स से बातचीत करने का, JNU कैंपस के अंदर ये जो रोजमर्रा के डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं उनको सुनने का, आपके मन में जो वर्षों से जो गांठ बिठाई गई थी, आपके मन में जो वर्षों से जो बातें कही गई थी वो टूटती हैं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो चीज़ मैंने सीखी, and I'm proud of that fact that I'm a student of Jawaharlal Nehru University and I learned so much in the demonstration, in the classes. What about Najib Ahmed? How can you compensate that boy who came to JNU campus with the same dream? जब हम लोगों को, हम यूपी बिहारी लोग ज़्यादातर क्या कहा जाता है, बहुत पढ़ते हैं और अगर BA में आप एडमिशन ले लो तो DM बनना कम से कम, वरना BA करके क्या करोगे, नौकरी कर लो साथ में, यही बोला जाता है। और जब मैं JNU आ रहा था तो बोला गया, JNU चले जाओ, आधे DM तो ऐसे ही हो जाओगे, वहाँ तो रोजाना ही पर्चा आता है, सब जनरल नॉलेज होता रहता है। तो क्या दोष है उन लोगों का जो कैंपस में आए
कैंपस में आए, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली, कुछ समय वो रह पाए, अचानक से एक दिन एक घटना घटती है और उसके बाद गायब, कोई नामो निशान नहीं है। वी बोस्ट ऑफ सिटिंग इन द नेशनल कैपिटल, हम बहुत तमाम तरीके की बातें करते हैं। वी आर सिटिंग इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द नेशनल कैपिटल वेयर वी आर क्लेमिंग वी आर द मोस्ट one of the nation who's progressing like anything. A man is missing and there is absolutely no clue. But is it the fact that there is no clue, or you don't want to say anything? That is the reality. और अगर मुझे लगता है आज ये कहने की जरूरत है, शायद मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, शायद मैं आज भी इस बात को साबित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर नजीब अहमद आज कहीं पर है तो वो दिल्ली पुलिस के पास में है, और अगर उसे कहीं से आना होगा तो उसको दिल्ली पुलिस के पास में से आना होगा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हाई कोर्ट के अंदर हेबियस कॉर्पस रिट पिटीशन का सुनवाई था। पिछले 2.5 महीने से लगातार अम्मी बैठी हैं, रो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने रोती हैं। कल किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, आप लोग इतना मातर का रोना 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 ये सवाल बनाए रखते हैं, ये क्या है? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50 लोग खड़े हैं तो किसी का आंसू आ जा रहा है। कोर्ट में से कई तारीखों के बाद निकलने के बाद वो बैठ के रोती रहती है, जो कोई आंसू नहीं देखता। एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए, अगर आपका भाई या आपकी बहन गायब हो जाती, आपको सच में लगता कि 2.5 महीने बीत गए हैं, बहुत बड़ी बात हो गई है? नहीं होता ऐसा। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है जब एबीवीपी की परवीना हंगर इस कैंपस के अंदर आई थी और उन्होंने बताया था कि कश्मीर के अंदर लोग गायब हो जाते हैं और नामो निशान नहीं मिलता और कहीं नहीं मिलते हैं। आज शायद, लेकिन मैं इसकी तुलना कश्मीर से नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली कश्मीर नहीं है। कश्मीर के अंदर जो घटता है उसका रिपोर्टिंग भी नहीं होता है। दिल्ली के अंदर 5 लोग मर जाएंगे, शायद पूरी दुनिया हिल जाए। कश्मीर के अंदर 100 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, किसी को कहने का साहस नहीं होता है। मैं कश्मीर से कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि ये बड़ा मसला है कि एक आदमी, एक शख्स, एक स्टूडेंट जेएनयू कैंपस से गायब है। कल पहली बार एक नए लॉयर इस केस के अंदर दाखिल हुए, सिद्धार्थ लूथरा। अब सिद्धार्थ लूथरा साहब कौन है उस वक्त हमें नहीं पता था। मैंने देखा कि जो तारीखें आमतौर से 15 मिनट बहस चलती थी, 20 मिनट बहस चलती थी, कल वो बहस 2 घंटा चली। एक आदमी जो एबीवीपी के जो 9 एक्यूज्ड हैं उसमें से एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं और वो हर चीज पे सवाल खड़ा कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। सो मच सो दैट he start questioning the right of the judge to even monitor this entire process. पिछली तारीख में बहस था, कहा गया लाई डिटेक्टर टेस्ट आपको, एबीवीपी के साथियों को, जो उनके रूममेट है कासिम को, और सोमत सो फैमिली को, और जितने भी लोग हो सकते हैं उनको देना चाहिए। चलिए ठीक बात है, देना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि क्योंकि ये लंबा प्रक्रिया है, हमें समय चाहिए, हमें 1 महीने का टाइम दे दीजिए। चलिए 1 महीने का टाइम मिल गया। एंड माइंड यू, आप सबको बस मैं एक बार, मैं मानता हूं को मालूम होगा, हेबियस रिट पिटीशन इज टू फाइंड अ बॉडी, एंड सिंस समवन इज मिसिंग तो तारीखें बहुत तेजी से मिलती हैं। एक हफ्ते में 2-2 तारीखें मिल रही थी, लगातार हम जा रहे थे। इस बार जो तारीख मिली थी वो सबसे लंबी थी, 1 महीने की तारीख थी। 1 महीने की तारीख इसलिए थी क्योंकि जितने सारे व्यक्ति हैं इनको लाई डिटेक्टर टेस्ट देना था। कल क्या हुआ कोर्ट में? कल कोर्ट में कुछ थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट पहली बार एबीवीपी की तरफ से रखे गए, जो आमतौर से रखे नहीं जाते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अधिकार है, हम कंसेंट पर हाँ या ना कुछ भी ना बोले इस बात का। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम देंगे या नहीं देंगे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं और ये भी मेरा अधिकार है। तो आपने एक नई बात रख के कोई पोजीशन नहीं लिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको तो दे दीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, क्या इतनी आपत्ति है? क्योंकि जब कासिम ने लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए पटियाला कोर्ट में जाकर कंसेंट दिया और कहा हाँ आई एम द लास्ट सीन, I am the room partner. At the same time, I have all the courage to go to the court, to go for the lie detector test, and I will say whatever is there. I will not shy away from this.
We said that, but on the very next day what we realized, somehow Mr. Qasim start trending on Twitter. Somehow all the social media channels are talking about Qasim is going to give the lie detector test और कुछ नया रिवील होने वाला है। चौंक गए हम लोग, हमें लगा ऐसा क्या हो गया, कल को आप ऐसा क्या नया बात लेकर आएंगे। हमने दोबारा से तमाम टीचर्स से, तमाम लॉयर से दोबारा कंसल्ट किया, and in the next hearing we made it a point, we will Qasim will definitely go for the lie detector, provided all the 9 accused from the AVP should do that first. It should not happen that what someone is going and other are denying. इतना सा बस हमारा कंडीशन है। और देखिए वही हुआ जिस बात को हम पिछली तारीख में बोल रहे थे। आज एक महीने के बाद ऐसा क्या छिपाना चाहते हैं, ऐसा कौन सा बात है। हम तो नहीं कह रहे हैं, कई सारे लोग जो अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस सवाल को रख रहे हैं, भैया आपको लगता है मैंने नजीब को छुपा लिया होगा। एबीपी के लड़के हैं, जानता हूं मैं एक व्यक्ति को, इतने वर्षों में राजनीति करते हुए ऐसा नहीं है कि उनको मछूत की तरह बात नहीं होती है, बिल्कुल बात होती है, आराम से बतियाते हैं, उनसे भी बहस करते हैं, उनसे भी डायलॉग में जाते हैं, ये भी करते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी इच्छा से चले गए, आप उसको भी तलाशिए, और अगर ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपडेट कर लिए गए तो इसको भी तलाशिए। इसको छोड़ क्यों दे रहे हैं। आज शुरुआत के अंदर ही एक एसआईटी फॉर्म कर दिया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राजनाथ सिंह ने बना दिया। जब हम दिल्ली पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि एसआईटी बना दिया गया है। एसआईटी ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं एसआईटी ने क्या किया। आई टेल यू व्हाट, आफ्टर द प्रेशर क्रिएटेड बाय JNU स्टूडेंट again and again on Delhi police, they shifted the case to crime branch, and now see the fallacy of crime branch. What crime branch is claiming कि एक दिन एक वार्डन है मिस्टर अरुण कुमार, और मैं आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स, मैं सबके नाम लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सबको पता चले कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। 3 वार्डन है उस वक्त माही मंडवी के अंदर जो उस घटना के समय में मौजूद थे, उसमें से एक वार्डन है मिस्टर अरुण कुमार। उनका क्लेम है, एंड ही इज गिविंग दिस क्लेम एवरीवेयर एक्सेप्ट इन दिस वेरी कैंपस। वो क्या क्लेम करते हैं कि मैंने नजीब को ऑटो में बैठ के जाते हुए देखा। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो भैया हम सब लोग कर क्या रहे हैं। जब आपको पता ही है कि वो ऑटो में गए हैं तो ऑटो तलाशिए, और वहां जिस जगह छोड़ा था उस जगह को तलाशिए। आप उसको दरभंगा में क्यों तलाश रहे हैं, नेपाल में क्यों तलाश रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी क्यों तलाश रहे हैं। इफ दिस इज द थिंग, इफ ही हैज सीन, तो फिर ये तो पूरा थ्योरी ही बकवास है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। तब तो आपको पता है, तो आपने सबसे पहले तो यही फॉलो करना चाहिए था। बट अमेजिंगली in all the warden committee meetings, this one single statement is missing, that Mr. Arun Kumar has seen Najib Ahmed leaving from JNU campus in an auto. How come you missed this important point, and in fact the most important point to find this chap? आपने मिस किया। आपने क्यों मिस किया? क्योंकि आप ये बात JNU कैंपस में तो बोल ही नहीं रहे हैं। आप ये बात कहाँ बोल रहे हैं? आप पुलिस को बोल रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि पुलिस क्या थ्योरी देने जा रही है। पुलिस का थ्योरी बहुत सिंपल है। पुलिस ने कल ये क्लेम किया, हम कुछ लीक नहीं करते हैं मीडिया में। सॉरी टू से, पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एंड व्हाई सॉरी दे डिड दैट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने कहा था कि लड़का जो था वो मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए संभवतः वो अपनी इच्छा से चले गए और मिल नहीं रहे हैं। और फिर कुछ दवाइयों के नाम भी उन्होंने बाकायदा न्यूज़पेपर में छपवाए। जरा उन दवाइयों के नाम को आप गूगल करिए और पूछिए ये क्या महान दवाइयां हैं जो ये कौन लोग ले रहे हैं। और थोड़ा सा कुछ सर्वे करके JNU के हेल्थ सेंटर में पता करे कि JNU के कितने स्टूडेंट जब डिप्रेशन महसूस करते हैं तो यही दवाइयां लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम ये थोड़ा सा काम है कर ही सकते हैं। हम ये पता कर ही सकते हैं कि जो दवाइयों की आप बात कर रहे हैं, जब मेरा BA हो गया था तो JNU में MA होगा या नहीं होगा, जिस समय मैं तैयारी कर रहा था मैं था डिप्रेशन में। दिस इज ट्रू। जब हम लोग PhD कर लेते हैं तब नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, हम होते हैं डिप्रेशन में।
जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका जब रिजल्ट आने वाला होता है, वो मेन हो, पीटी हो, इंटरव्यू हो, वो रहते हैं थोड़े बहुत डिप्रेशन में। तो जिस जनरलाइज डिप्रेशन में आज इतनी सारी जनता, ऑलरेडी इतने सारे स्टूडेंट हैं, उसको आपने स्पेसिफिकली चिल्ला चिल्ला के, बोल बोल के, जोर जोर से शोर मचा के ये साबित करने का प्रयास किया कि उस आदमी के साथ में कोई दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत है तो आई चैलेंज दिल्ली पुलिस, why they are not putting even a single statement of the psychiatrist, of the doctor who was visiting Najib Ahmed, or Najib Ahmed was visiting her. कोई एक स्टेटमेंट उस डॉक्टर का आज तक हमने क्यों नहीं सुना है? नहीं सुना, क्योंकि वो थ्योरी में कभी फिट ही नहीं बैठता है। लेकिन पुलिस ने थ्योरी चलाया, बहुत सारे लोगों ने माना, और बहुत सारे लोगों के साथ, अफसोस के साथ, इस कैंपस में भी काफी सारे लोगों ने ये माना, या कम से कम कुछ देर के लिए उनको लगा कि भाई कुछ दिक्कत था, हो सकता है लड़का अपने मर्जी से चला गया। मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, हो ही सकता है, इसको भी तलाश लीजिए, लेकिन कोई और अगर संभावना है तो उसको भी तलाशिए। बार बार हम यही कह रहे हैं इन अ वेरी क्लियर वर्ड्स। अब सिद्धार्थ लूथरा साहब कल बहुत बहस किए, उनके साथ में 8-10 लॉयर और आए थे। 2 लोग दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 लॉयर रहते हैं, 2 जेएनयू प्रशासन की तरफ से रहते हैं, और कल 8-10 लोगों का काले कपड़े वालों का हुजूम और आया था। खूब बहस किए। मैं सोच रहा था कि भाई ये कौन आदमी है, इतना बहस कर रहा है, इतना आर्टिकुलेटली चीज़ों को रख रहा है। तो केस खत्म होने के बाद थोड़ा गूगल किया, सर्च किया। सर्च करने के बाद देखा कि सिद्धार्थ लूथरा अरुण जेटली का केस लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर और सर्च किया, पता चला कि फेसबुक पर कुछ लोगों ने कुछ केस किए थे, फेसबुक ने अपना केस लड़ने के लिए सिद्धार्थ लूथरा को हायर किया। तो एबीवीपी अब एक बिग शॉट को लेकर आए हैं अपने लिए बहस करने के लिए, और एक नया स्थिति उन्होंने पैदा किया, जिस स्थिति में वो कह रहे हैं कि कोर्ट को क्या अधिकार है हमसे ये बोलने का कि हम लाई डिटेक्टर टेस्ट दें। ये अधिकार ही कोर्ट को नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने किया। और कल एक और शख्स वहां मौजूद थे, और उन सबसे हमारा कैंपस बढ़िया से वाकिफ है। एक शख्स जो ऑडी से उतरा, मिस्टर द ग्रेट सौरभ शर्मा जी, जो आजकल हर जगह मौजूद होते हैं, जबकि मेरे ख्याल से वो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं रह गए हैं, फिर भी ये वाइस चांसलर जब यूनियन को बुलाता है तो एक एक्स जॉइंट सेक्रेटरी को भी प्रेजेंट यूनियन के साथ में बुलाता है। ये इस वाइस चांसलर का हकीकत है। इस वाइस चांसलर पर तो क्या ही कुछ कहा जाए, लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि गमले हटाने या न हटाने को लेकर इस कैंपस में बहुत बहस रहा है। मुझे लगता है कि इस गमले को उठा के अपने कमरे में तो मैं ले जा ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहीं रहें ताकि लोग देख सकें कि इस वाइस चांसलर का बुद्धि कितना है, इसको समझ में आए, लोगों को पता चले हर तस्वीर के साथ में कि एक 9 फरवरी था, इन्हीं सीढ़ियों पे स्टूडेंट बैठते थे, और ये वाइस चांसलर को लगता है 4 गमले रख के वो छात्र को प्रोटेस्ट करने से रोक लेगा। ये एक तरीके से पैमाना है, ये दिखाता है कि प्रशासन का जो थिंक टैंक है उसका स्तर क्या है। अरे आप काबिल नहीं है जेएनयू कैंपस में छात्रों से बात करने के लिए, आप क्या रिजाइन करके जाएंगे? हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि जब 1 साल पूरा हो इस वाइस चांसलर को ऐसे भगा दिया जाए। इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा है, हम चाहते हैं कि धक्के मार के निकाला जाए, बिकॉज यू डोंट डिजर्व to be the vice chancellor of JNU campus. You don't deserve to be our VC because we think we are one of the most democratic student in this country. आज यहाँ खड़े होकर जब हम बहस करते हैं, हम कहीं लड़ने नहीं जा रहे हैं। अनुभव है हमारा BHU का भी, अलीगढ़ का भी, इलाहाबाद का भी। वहाँ जाते हैं, ऐसा भी हुआ है कि लोगों के चेहरे पे कालिक पोत दी गई, ऐसा भी हुआ है कि दौड़ा के मारा गया। यहाँ तो सिर्फ छात्र नारा लगाते हैं, वाइस चांसलर मुर्दाबाद बोलते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, तर्क करते हैं, लॉजिक से बात करना चाहते हैं। अगर किसी वीसी के अंदर उतना साहस नहीं है तो आपको क्या राइट है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने रहने के लिए? मुझे लगता है कि शर्मिंदगी के साथ में कि आपको इतना, आपका 1 साल के आने के भीतर इतना कुछ हो गया, इस शर्मिंदगी के साथ में आप छोड़ के चले जाएं तो शायद ऐसा आपके लिए भी बेहतर होगा, हमें ये लगता है। रजिस्ट्रार साहब कई बार मीडिया को बयान दिए हैं, बोलते हैं कि आप देखिए ना, जब से हम लोग आए हैं तब से एक के बाद एक छात्र भी तो रुक ही नहीं रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों में ये नोटिस ऐसा नहीं था कि था नहीं,
ये नोटिस लगाकर जिन लोगों का ये बोलने का हिम्मत हो गया कि आप कैसे भी डिमॉन्स्ट्रेट करिए, ये बिल्कुल ऐसी बात है। इस दिल्ली शहर के अंदर एक जगह है जंतर मंतर, जब भी प्रोटेस्ट करना होता है हम वहाँ चले जाते हैं। अगर किसी दिन मोदी सरकार ये बोल दे कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? हम मुनीरका की सड़कों पे जाके प्रोटेस्ट करने लगेंगे, यही होगा। तब आपसे नहीं संभलेगा। अगर आज तमाम तरीके अलग अलग तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन इस कैंपस के अंदर दिखते हैं तो इसकी जिम्मेदारी छात्रों की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी वाइस चांसलर की है। और हम ये बोलना चाहते हैं कि कल जिस तरह से दिलीप को उठा के ले गए, या जिस तरह से जब कन्हैया वाला एपिसोड हुआ पुलिस को एंट्री दिया गया एक के बाद एक, लेकिन नजीब अहमद के मामले में आर्ग्यूमेंट करता है इनका लॉयर, बोलता है कि पुलिस को एंट्री करवाने के लिए हमें जेएनयू स्टूडेंट यूनियन रोकता है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन हम लोग को इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये इस कैंपस के अंदर काम करने के लिए जेएनयू से परमिशन लिया करते हैं, विच इज अ व्हाइट लाई। ये वाइस चांसलर आज एक और हकीकत है इस कैंपस की, जब इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। एक प्रॉक्टर है, प्रॉक्टर डिमरी, वो इस्तीफा देके जा चुके हैं। और आप में से मुझे पता नहीं कि वो खुद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, और जितने भी हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं और सुबह से परेशान है कि एक स्टेटमेंट वीसी या रजिस्ट्रार या पीआरओ दे दे, कोई दे नहीं रहा है। प्रोक्टोरियल ऑफिस का रिपोर्ट क्या था नजीब अहमद के ऊपर? प्रोक्टर ऑफिस ने क्या कहा था? प्रोक्टर ऑफिस ने बहुत सिंपल बात की थी, लेट मी शेयर इट विद यू। प्रोक्टर ऑफिस ने कहा था कि कैंपस के अंदर कहीं पर भी झगड़ा हो जाए, कहीं पर भी लड़ाई हो जाए, हम क्या करते हैं? हम उन लोगों के ऊपर मॉनेटरी फाइन करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर जो लोग इलीगल होंगे उनका आउट ऑफ बॉन्ड कर देंगे। यही हम करते हैं, यही इस केस में मैं करना चाह रहा हूं। और आपको बताएं, प्रॉक्टर से ऊपर कुछ लोग हैं और आप समझते होंगे कुछ वो लोग कौन लोग हैं। लेट्स टेक देयर नेम। हु आर दिस पीपल? हु आर द थिंक टैंक ऑफ दिस वाइस चांसलर? वाइस चांसलर के साथ में एक मिस्टर प्रमोद कुमार है जो इस वक्त हमारे रजिस्ट्रार हैं, जो डीयू से आए हैं, और जिसका सिर्फ रिटोरिक में हम कहते हैं कि संघी रजिस्ट्रार मुर्दाबाद बात नहीं है। यू लुक एट हिज हिस्ट्री, ही वाज मेंबर ऑफ एबीवीपी इन हिज स्टूडेंट डेज। वी आर नॉट बोस्टिंग एनीथिंग, इट्स नॉट जस्ट वी आर ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, देयर आर कंक्रीट फैक्ट्स टू से दिस। एक और साहब हैं जो गरकोटी साहब हैं, और एक और डीन साहब हैं। ये सारे लोग मिलकर आज इनको लगता है कि ये जेएनयू को अपने तरीके से चला लेंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं कि शायद संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा से छात्रों के अंदर है, बात यह भी है कि वो गुस्सा प्रशासन के भीतर भी उतना ही है, और वो इस बात से रिफ्लेक्ट होता है कि इस वाइस चांसलर को जरूरत पड़ती है कि अंगूठा लगा के एंट्री करवाएगा। बायोमेट्रिक ला रहे हैं, बायोमेट्रिक ला रहे, तुम पूछना चाहते हैं कि जब एडमिशन के दौरान यही प्रशासन 7 बजे तक बैठ के एडमिशन करता है, क्या आप उसका एडिशनल पेमेंट करते हैं? आप बताइए कि जब 5 बजे के बाद प्रशासन के अंदर एड ब्लॉक में लोग 6 बजे तक 7 बजे तक बैठे रहते हैं, आर यू पेइंग देम एडिशनली? क्योंकि 5 बजे का अंगूठा लगाने का मतलब तो ये भी है 5 बज गया, आप छात्रों का कोई काम नहीं होगा। मुझे लगता है बात इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है कि जो बायोमेट्रिक से एंट्री है ये वाइस चांसलर पे एप्लीकेबल नहीं है, वो रजिस्ट्रार पे एप्लीकेबल नहीं है, वो टॉप ऑफिशियल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ स्टाफ के ऊपर एप्लीकेबल है। हम उसका सिर्फ विरोध नहीं करते हैं, हम वादा करते हैं कि जब 1 तारीख को आप इनॉग्रेट करेंगे ना, हम पुरजोर विरोध करेंगे और आपको नहीं लगाने देंगे। ये तो ये आपको यही बहस कोर्ट के अंदर इनका वकील करता है। जेएनयू की तरफ से एक वकील आती है, वो बोलती है कि जेएनयू के अंदर सीसीटीवी क्यों नहीं है? जब पूरे दिल्ली शहर के अंदर सीसीटीवी है तो जेएनयू कैसे एक अलग शहर बना हुआ, एक अलग आइलैंड है, जेएनयू के अंदर सीसीटीवी लगा लीजिए। जहां से हमें समझ में आता है नजीब केस के अंदर, इस हेबियस कॉर्पस पिटीशन के अंदर कुछ और प्रशासन नहीं चाहता है, सिर्फ एक चीज चाहता है कि एक इसके जरिए यहाँ पे सीसीटीवी लग जाए, और 2 आपको बता रहा हूँ, जज साहब सामने बैठे हुए थे, इधर से कॉलिन गोंजाल्वेस बहस कर रहे थे, दूसरी तरफ जेएनयू की वकील बहस कर रही थी, पीछे से हमारे रजिस्ट्रार साहब क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वीडियोग्राफी अलाउ या नहीं, वरना कर ही लेना चाहिए था। वो सिर्फ एक जगह इंटरवीन किए, इंटरवीन करते करते बहस चल रहा था कि जेएनयू के अंदर पूरा सर्च होना चाहिए। रजिस्ट्रार साहब बोले टीचर्स के टावर में पक्का करवा लीजिएगा, वो बोल दीजिए। आई वाज सिटिंग जस्ट देयर, तो उनको लगता है
कि थोड़ा सा टीचर्स को परेशान कर लिया जाए, कम से कम इतना तो निकाल ले इस केस से। ऑल ही हैड टू से इन द एंटायर प्रोसीडिंग वाज दिस कि जब सर्च होगा तो टीचर के घर में भी जरूर पुलिस चली जाए, बस इतना इंश्योर कर लीजिएगा। वो एक बात अलग है कि जब जज ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया तो उसने कहा कि आपने हेड ब्लॉक सर्च किया, क्या आपने वीसी का घर सर्च किया, क्योंकि जब पैर आप फंसाएंगे तो भैया आप निकल के नहीं चले जाएंगे, जब फंसेंगे तो सब फंसेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको जाने भी नहीं देंगे। कल ये जो लगातार तारीखें चल रही हैं उसमें एबीवीपी ने सही में एक बड़ा लॉयर लाया है। आपका सेंटर है, गवर्नमेंट है, आपको लग रहा है कि जेएनयू कैंपस को हम देर सवेर अपने कब्जे में ले ही लेंगे, और वो इस बात से दिखाई देता है पुराने वाइस चांसलर ने कई सारी नियुक्तियां कर दी थी जेएनयू कैंपस के अंदर। शायद उनको एक अंदेशा रहा होगा कि नया वीसी जो आएगा उसका क्या हालत रहेगा, लेकिन नए वीसी ने एक और काम किया। उसने जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था वो सारा कैंसिल कर दिया और लोगों से कहा फिर से अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को लगता था भाई जेएनयू के अंदर तो हो नहीं सकता, हम संगी हैं तो कैसे होगा। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीयू में ढॉक में तो हो नहीं सकता, वहाँ तो अगर आप एबीपी होंगे तो होगा, वरना कैसे। तो कई लोगों ने आजकल अप्लाई करना ही बंद कर दिया है, तो बहुत सारा लोग जेएनयू में अप्लाई ही नहीं करता था। अब नए वीसी आए तो उन्होंने एक नई सिचुएशन से अपने आप को रूबरू पाया, तो उन्होंने फिर चलिए ये भी हो गया। दूसरी स्थिति में वो पहुँचे तो सिलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन ही ना हो पाए, तो क्या करें। तो अभी वाइस चांसलर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी ही बदलने का प्रपोजल दे दिया है। ये सब चल ही रहा था तो मज़ेदार बात ये हुई कई सारी नई नियुक्तियां हैं इस प्रशासन में जिनका स्ट्रक्चर तो भगवान ही मालिक है। एक सज्जन साहब हैं, यहाँ बैठते हैं उस बिल्डिंग में, उन्होंने कागज़ 141 एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में बस यूं ही रख दिया, उनको भी नहीं पता था यूजीसी से कोई कागज़ आया है, रख दिया है, वो पास होता चला गया, किसी को पता नहीं चला। ये ज़रूर थोड़ा सा लैक रह गया कि हमको ज़रूर भाप लेना चाहिए था। 142nd एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में हंगामा हुआ कि भैया क्या पास कर दिए, थोड़ा तो देखे होते। ऐसा नहीं है 100% वाइवा सिर्फ छात्रों को दिक्कत दे रहा है, प्रशासन के लोगों ने जिन लोगों को कराना है लिख लिख के बोल रहे हैं भैया इस साल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता, आप अचानक से लाएंगे और आप हमारे ऊपर लाद देंगे। पास हो जाने के बाद जो हंगामा हुआ, साथियों ने कैंपस के अंदर एक कॉल दिया कि इसी मीटिंग रोकेंगे, जेएनयूएसयू ने कॉल दिया हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। सब लोग कन्वेंशन सेंटर के बाहर पुख्तगी से मौजूद थे। पता चलता है कि वाइस चांसलर ने अपना जो मीटिंग करवाने का वेन्यू था वही बदल दिया है, वो एड ब्लॉक में आ गए। ये बिल्कुल वैसी चीज़ को याद दिलाता है जब पहले एकेडमिक काउंसिल मीटिंग से वाइस चांसलर भाग के चले गए थे। और मैं बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहा हूँ कि दिखाता है इस वीसी का स्तर, जिसका हिम्मत नहीं है कि मीटिंग अपने तय जगह पे करवा ले और जो जनता के साथ उसमें रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये बताए भी कि मीटिंग का वेन्यू शिफ्ट हो गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचे, जो भी उसमें हंगामा हुआ। आज वाइस चांसलर को अगर लगता है कि वो 100% वाइवा वेटेज के साथ में इस यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के ले जाएंगे, ये हम वादा करना चाहते हैं इस कैंपस के अंदर। अब अगर सवाल इतना आगे बढ़ ही गया है तो या तो वाइस चांसलर तय कर लें कोई यूनिवर्सिटी को ऐसे रन करना चाहते हैं, वरना हम लोग भी तय कर लिए हैं बहुत होगा तो डिग्री ही नहीं दीजिएगा ना, जाइए अपना डिग्री आप अपने जेब में रखिए, हम अगला एग्ज़ाम ही नहीं होने देंगे। अगर 100% वाइवा पर आप ये पोजीशन लिए हैं और ये बोल रहे हैं कि होके रहेगा, हम भी ये वादा करते हैं आपसे कि एग्ज़ाम होगा तो 15% वाइवा वेटेज, 85% रिटर्न इसी पर होगा, वरना नहीं होगा। ये साफ शब्दों में बिना किसी शब्दों को मोड़े तोड़े ये कह देना चाहते हैं। आज एक ऐसी स्थिति में इस यूनिवर्सिटी को पहुंचा दिया गया है जहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्र और स्टूडेंट और प्रशासनिक भवन के अंदर काम करने वाले लोग परेशान हैं। कुछ दिनों पहले बोनस के सवाल पर यही सारे जो ऊपर वीडियो बना रहते हैं, आजकल इन लोगों को पेन मिल गया है। एक दिन इत्तेफाक से मैंने देखा कि पेन लेके ऐसे गार्ड कर रहा है। मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने छिपाने का प्रयास किया। तो भैया पेन तो दिए थे तो सिखा भी तो देते इस्तेमाल कैसे करना होता, लगा लीजिए हो जाएगा। वो इतना आप किए तो थोड़ा हमें भी पता चल गया कि क्या मामला है। लेकिन बात ये नहीं है, मैं किसी
मैं गार्ड का एक और बात कहना चाहता हूँ। जब बोनस के सवाल पर उनको बोनस नहीं मिला, और ये मत भूल जाइएगा कि जिन लोगों को 10,000 रुपये मिल रहा है इस दिल्ली शहर के अंदर, बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर गार्ड से बात करिए, वो जिस जगह पे रहते हैं, आपको मुनीरका के अंदर भी 4,000 में कमरा दे करके वापस जाएगा और 3,000 रुपये देगा एक खराब से कमरे में, क्योंकि वो 3,000 में मिल जाता है। उसको जब आप 10,000 में पैसा नहीं देते हैं और जब गुस्से में वो गार्ड गेट बंद कर देता है, क्या हुआ? 18 गार्ड को इस कैंपस से अंदर निकाल दिया गया। आज ये स्थिति हम सबके लिए एक स्थिति है, और सबसे इस सारी स्थिति के बाद लेकिन एक सवाल हमारे सामने मौजूद रहेगा जो बार बार मुझे इसलिए चुभता है कि बार बार जब नजीब की अम्मी आती हैं हमारे साथ में, मैं हर बार सोचता हूं कि अगर मेरी माँ को ये करना पड़ता, अगर किसी दिन मैं गायब हो जाता, तो क्या सच में मेरी माँ ये कर पाती? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है सच में? मुझे लगता है इतने वक्त तक इतनी मजबूती से हर जगह पे खड़े रह के करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ये ज़रूरत महसूस होती है कि हमें और मजबूती के साथ में फातिमा नफीस के साथ में, रोहित वेमुला की माँ के साथ में खड़ा होना चाहिए। और ये कोई इमोशनल तर्क नहीं है, ये एक मजबूत ठोस रियलिटी है हमारे वक्त की। और इस बात के साथ बस बात अपनी ख़त्म करूँगा कि कैंपस के अंदर जब समझदारियाँ रहेंगी तो अलग अलग धरने चलेंगे, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग बात होगी, अलग अलग बहस होगी, यूनियन पे सवाल उठेंगे, यूनियन बहस में जाएगा, बाकी लोग सवाल करेंगे। ये तो होगा ही, ये तो कैंपस के अंदर रहा है और होना भी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब ये प्रशासन का स्तर इतना नीचे गिर जाए, जब प्रशासन बिल्कुल शर्म को त्याग दे और इस तरीके से हर एक इस इंस्टीट्यूशन का, जिसे वर्षों की मेहनत के बाद में यहाँ के स्टूडेंट मूवमेंट ने बनाया था, उसका मखौल उड़ाने लगे, जब प्रशासन ये हिम्मत करने लगे, वो एक बोर्ड लगा के हमें बोलेगा किसी भी जगह प्रोटेस्ट करिए, जब रजिस्ट्रार जो एकेडमिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, मेंबर सेक्रेटरी है, वो एकेडमिक काउंसिल के भीतर तड़ातड़ पड़ेगा और किसी बोलेगा पास पास पास, इतने अनडेमोक्रेटिक तरीके से एकेडमिक काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास हो जाएंगे। जब नजीब अहमद की माँ रोजाना यहाँ के बैठेंगी और वाइस चांसलर का साहस नहीं होगा तो यहाँ से गुजरते हुए एक बार उनसे बोले आप कैसे हैं, ये बोलने का अगर हिम्मत नहीं होगा, ऐसे समय में अपने तमाम गुस्से के साथ में, मैं मानता हूँ कि जितने भी साथी यहाँ पर आएंगे, थोड़ी देर में जो अगला व्यक्ति आएगा वो बोलेगा कि अरे अकबर ने तो गलत बात बोला, ये तो होगा, लेकिन अपने तमाम डिफरेंसेस के साथ में हम लोग एकजुटता जाहिर करते हुए, जो कई बार हम लोगों ने दिखाई भी है, और ये बात बहुत साफ तरीके से 9 फरवरी के आंदोलन में छात्रों ने मजबूती से बोली। वो किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं था, वो किसी 4 एक्टिविस्ट का आंदोलन नहीं था, वो हर एक उस स्टूडेंट का आंदोलन था जिसमें आता था। इस जगह को भरने के लिए उस समय कोई पोस्टर नहीं लगता था, एक मैसेज चला जाता था और लोग आ जाया करते थे। लोगों ने बताया और साफ शब्दों में बताया कि जेएनयू कैंपस को हम इतने आराम से आपको ले जाने नहीं देंगे। आज ये वाइस चांसलर ये कोशिश कर रहा है कि हम जेएनयू को पूरी तरीके से बदल देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब दिलीप वापस आएगा उसके साथ में मजबूती से खड़े होकर, जब वो तमाम लोग जो सोशल जस्टिस के लिए अलग अलग जगहों पे लड़ रहे हैं उनके साथ में मजबूती से खड़े होकर, जब फातिमा नफीस यहाँ पर आएंगी, हम हमसे एक बोलना चाहते हैं, हम एकजुट होकर आपके लिए लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम इस जगह पर नजीब अहमद को वापस अपने बीच में नहीं पाते हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक नजीब अहमद को जो अधिकार था इस कैंपस में प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में हिस्सेदारी कर वो तमाम चीजें सीखने का जो हमने सीखी, तब तक हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले नहीं। ऐसा जरूर हो सकता है संख्या किसी दिन कम हो, लेकिन संख्या किसी दिन ज्यादा भी होगी। अगर ऐसा हो सकता है कि हमारे बीच में आज थोड़ी तीखी बहस हो,
लेकिन एक दिन एकजुट होकर हम नारा भी लगाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि वाइस चांसलर यहाँ पे गमले रखवाता रहे, लेकिन हम वादा करते हैं एक दिन एक एक गमला हम उठा के अपने कमरे में ले जाएंगे और आप मुंह ताकते रह जाइएगा। इस बोर्ड को अपने साथ उखाड़ के ले जाएंगे और आप कुछ नहीं पाइएगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।